चलिए दोस्तों, यूपीएसआई का जो पीवाईक्यू का सीरीज मैंने शुरू किया है उसका एक अगला पार्ट ये है। इसमें चीज़ें बहुत सिंपल रहेंगी। पहला ये रहेगा कि उस तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं। कोई भी फैंसी ट्रिक नहीं होगा कि फैंसी ट्रिक आप यहाँ तो कर लेंगे, एग्जाम में वो लगेगा नहीं। एग्जाम में इतना दिमाग खत्म हो चुका होता है सॉल्व कर करके कि आप ट्रिक लगाने जाएंगे, आपको डाउट होने लगता है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। लग भी गया तो गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ट्रिक लगाने से ज़्यादा अच्छा आता है कि आप उस बेसिक पे पढ़े रहें जिससे आप यूज़ करते हैं, जिसको लेकर आप श्योर हैं। ओके, तो समझ में आ गया हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एग्जाम में सबसे पहला जो काम होता है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है और इसकी प्रैक्टिस बहुत पहले से करनी होती है। आप एग्जाम में जाकर चाहें कि क्वेश्चन को हम पढ़ ले, पढ़ के सॉल्व कर दे, नहीं हो पाता है। उसके लिए पहले से प्रैक्टिस रहेगी और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। और ट्राई करिए कि जिस भी भाषा में आप पहले से पढ़े हों उसी भाषा में पढ़ें। हिंदी में पढ़े हो तो इंग्लिश में ना पढ़ें, इंग्लिश में पढ़े तो हिंदी में ना पढ़ें, क्योंकि मन में वो बन नहीं पाता है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांत जल में 43.5 किलोमीटर की चाल से एक नाव चलती है और नदी का जो स्पीड है 14.5 किलोमीटर पर आवर है। एक स्थान से जाने और वापस आने में 90 मिनट का समय लगता है। वह स्थान आरंभिक दूरी से कितना किलोमीटर है? देखिए, सिंपल सी बात है। अगर एक नाव है जो नदी में चल रही है, शांत जल में अगर इसकी चाल 43.5 है और नदी की चाल 14.5 है, अगर नदी के डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अगर नाव नदी से उल्टा चल रहा है तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है, घट जाती है। इसी के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ ये दिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और दूसरे से पहले माने में दोनों में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो हम लोग इसे डी मान लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि नदी की तरफ अगर जा रही है ना हो तो उसका स्पीड कितना होगा। वो हो जाएगा डी बटे में 43.5। डी बटे में क्यों? क्योंकि हमको टोटल टाइम दी हुआ है 90 मिनट का। तो जाने में लगा समय कितना होगा, डी। अब प्लस जाने में जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 14.5। दोनों को ऐड कर देंगे। फिर वापस आने में समय कितना लगेगा, डी बटे में 43.5 - 14.5। दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 1.5 घंटा। 90 मिनट में 1.5 घंटा, 1.5 घंटा कितना होता है, 3/2 आवर। अब हमको क्या निकालना है, इसमें से डी निकालना है। देख ही रहे हैं डी बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। डी यहाँ पे होगा, कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 0 1 हो गया, 4 3 7 1 8, 4 1 5 1 6 माइनस 1 5 से 5 हट जाएगा, 13 में 4 गया 9, 3 में से 1 गया 2। ये देखिए दोनों ही डबल है। चाहे तो सीधे उधर 29 लेके जा सकते हैं। 29 यहाँ देखिए हाफ हो जाएगा, एक हो जाएगा 3/2 इंटू 29। दोनों देखिए 29 कॉमन है, उधर चला जाएगा। ये देखिए ये दोनों सेम है। डी इक्वल टू कितना जाएगा, 29। बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक तरीके से किया गया, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया गया। और देखिए इतना बोला, इतना सब कुछ किया, फिर भी टोटल टाइम अभी 4 मिनट हुआ है या उससे भी कम हुआ है। इतना समझाने के बाद भी अगर अब इसे एग्जाम में और अच्छे से करेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा लगने वाला नहीं। और उससे कम हमको करने की कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही फास्ट कर लेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। बहुत फास्ट करने के चक्कर में क्या होगा कि हम जो 90% एक्यूरेसी के साथ करने वाले थे वो 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो कोई उससे फ़ायदा मिलता नहीं है। आराम से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि इस जो चीज़ को हम लोग कर रहे हैं इसी को और फास्ट कर पाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन और तेज़ कर पाए, थोड़ा सा जो सोचने में टाइम जा रहा है उसको और कम समय में सोच पाए। लेकिन हम लोग स्टिक रखेंगे बेसिक पे ही, कोई ट्रिक वगैरह नहीं ट्राई करेंगे। देखिए ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें देखिए 2 वर्षों में 23,000 की धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के बीच में कितना अंतर है, 223 रुपया। इसमें पूछा क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, अगर याद है सही है, आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, PR²। ये क्या होता है, दोनों का डिफरेंस के बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके बराबर होता है। यहाँ देखिए P क्या होता है, जो आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो यहाँ से सिंपली हो जाएगा 23,000 इंटू R² = 230। अब सोचेंगे R क्या है, R है फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको 10% रेट है, इसको फ्रैक्शन में क्या करते हैं, 10/100 कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो R की वैल्यू हो जाएगी। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाता है, स्मॉल r के बराबर है। यहीं R² ना लिख करके आप इसी फार्मूले को कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं P/R/100 का स्क्वायर = दोनों का डिफरेंस। आपको जैसे याद रखना हो वैसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 230 है, 230 का कितना जगह, R² कितना हो जाएगा, 1/100। R कितना हो जाएगा, 1/10। इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो R² कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 100 = 10%। आसानी से कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला आया कैसे है। अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फार्मूला कैसे आया है। चलिए देखते हैं। एक चीज़ तो आपको पता होगी, जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, I = P/RT। ये R/R को हम लोग R भी स्मॉल r भी लिख सकते हैं, P/RT। अब हम लोग कितने साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए। तो T को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2PR। अगर CI का फॉर्मूला आप लोग को याद है तो CI का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है। A = क्या होता है, P1 + R²। R सेम है, स्मॉल r मतलब क्या होता है, R/100। अमाउंट कितना हो जाएगा इसमें, P। इसको फॉर्मूला को आगे फर्दर हम एक्सपेंड कर देंगे, R² 2R + 1। तो A = कितना हो जाएगा, PR² 2PR। ये अमाउंट है। अगर हमको अगर हमको इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या होगा, इसमें से अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो हमको इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट = कितना हो जाएगा, इसमें से केवल हमको प्रिंसिपल हटा देना है। तो प्रिंसिपल हटाएंगे, ये हट जाएगा, हमको क्या बचेगा, 2PR² = 2PR। I = PR² + 2PR। यहाँ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2PR, और जो CI में इंटरेस्ट मिल रहा है हमको कितना, PR² + 2PR। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, PR², जो मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था। तो अगर आपको CI SI के बीच में डिफरेंस दिया हो 2 साल के लिए, तो सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस = PR²। अगला क्वेश्चन करते हैं। A एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त कर सकता है, B उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखे होंगे, 1170 और 2340 ये दोनों एक दूसरे के दोगुने हैं। तो आप सीधे रेशियो से कर सकते हैं, आपको पूरी वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर 1 मान लेंगे, यहाँ पर 2 मान लेंगे, और बाद में जो भी आएगा उसमें इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 माने हैं, तो आराम से निकल जाएगा। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, A 1 दिन में काम करता है, B 2 दिनों में काम। ये LCM मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरे भी मेथड्स हैं, आप जिस मेथड्स में अच्छे हैं उससे कर सकते हैं। टोटल कार्य कितना मान लेंगे, दोनों का LCM 2 में मान लेंगे।
तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, ये 2 दिन में 2 काम कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। टोटल वर्क जो हमारा है 2, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3। तो टोटल वर्क हमारे कितने दिन में समाप्त हो जाएगी 2/3। लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि ये 1170 से दोनों में भाग दे के ये निकाले थे, तो सीधे हम लोग इसमें क्या करेंगे 1170 को गुणा कर देंगे, बस जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए सिंपली कट जाएगा, 3 के 9, 327 इंटू 2, 780। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो आसान ए और बी एक दूसरे से 3710 किमी की दूरी पे हैं। ए से बी के लिए एक रेलगाड़ी निकलती है, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 3710। ए से बी के लिए एक रेलगाड़ी निकलती है, उसी समय बी से ए के लिए भी एक रेलगाड़ी निकलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ 35 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ मान लो कहीं पे आके बीच में 35 घंटे बाद, टाइम कितना लग गया दोनों को मिलने में 35 घंटे में। ए से बी तक जाने वाली जो रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी तेज है। ये तेज है इससे, अगर हम इसको x मान रहे हैं तो इसको x + 35 मान सकते हैं, क्योंकि ये तेज है, इसकी स्पीड इससे तेज है। जो तेज रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या है, देखिए हमको इसमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। हमको दिया क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है, और जो दोनों को मिलने में जो टाइम लग रहा है उसको दिया गया 35। ये 35 है क्या, जो दोनों क्या कर रही हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। अगर दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालें तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ चल रही है तो जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि दोनों को ऐड हो जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया गया ए और बी के बीच में बटे में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम 2x + 35। ये कितने देर में तय हो रहा है 35, डिस्टेंस बटा में स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 37/10 = 70x + 35, और 35 का गुणा तो आप लोग जानते ही होंगे 1225। अगर नहीं जानते होगे तो बाद में बता देंगे कभी। तो यहाँ से 70x कितना हो जाएगा, 1225 को इसमें से घटा देंगे। अब घटाना आसान है, आप घटा भी, ये होगा 2485। x = कितना हो जाएगा, दोनों को हम भाग दे देंगे, 2485 भागे में 70, ये कितना आ जाएगा 35.5। लेकिन हम लोग क्या माने थे, बी का स्पीड, हमको क्या निकालना है, ए का स्पीड निकालना है। इसमें 35 को ऐड कर देंगे, अगर इसमें 35 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना जाएगा 70.5। बहुत ही आसान था, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, फिर भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 है, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 13, तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, उस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को फॉर्मूला याद है, क्या होता है, πr/l। पाई सीधे दिया है 22/7, आर आप लोग कितना हो गया 13, एल कितना है 21। बहुत ही सिंपल है, करें ये कर लेंगे। और यहाँ भी ध्यान दें, यहाँ जब गुणा करना होता है कैसे करते हैं, पहले 2 को इसमें से हटा देते हैं, 2 को इसमें देख करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 80 में से 2 कम कर देंगे
78। अब आपको 11 से इसमें गुणा करना है। 11 से गुणा करने के लिए क्या आता है, पहला को ऐसे ही रख देते हैं, फिर जो दूसरा होता है दोनों को जोड़ देते हैं साथ में पढ़, एक बचा, फिर तीसरे को सेम टू सेम रख देते हैं, लेकिन जो एक है उसको ऐड कर देते हैं। आंसर आप लोग को मिल गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स है, उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि, समझ रहे हैं ना, एक पॉकेट है या कुछ है जिसमें 3 टाइप के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि कितनी है, 1080। सभी मूल्य वर्गों के सिक्के बराबर है, मतलब जितने 1 के हैं उतने 2 के हैं उतने 5 के हैं। बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए कहीं कहीं देख क्या होता है ना, कि ये जो सिक्के हैं बराबर ना होकर उनकी रेशियो दे दिया जाता है, 1:3, 1:4, ऐसा कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अभी हमको क्या दिया है, 1:1:1। इनको सिंपली मान लेंगे, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है। जब 1 रुपया है वो एन है, तो टोटल 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन। जो 2 रुपया है वो भी एन है, तो टोटल 2 रुपये की जो वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगा, 2n होगा। वैसे ही 5 है, ये भी कितना एन है, तो टोटल 5 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5n। हमको टोटल वैल्यू कितना दिया गया, 1080। यहाँ से देखो 5 2 7 1 8, 1080। एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचा, 28, अतिरिक्त 24, 8 बचे 40। लेकिन हमको क्या हम निकालना है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। कुल सिक्के कितने, एन 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 एन, 3n है। कितना हो जाएगा, 1339, 15, 405। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए मेन चीज़ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के 1 से 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका पहला पद 175 और तीसरा पद 185 है। सबसे पहले तो इसमें आपको समांतर श्रेणी का जो n पदों का योगफल का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 2a + n-1 × d। a और d तो पता ही होगा। ये पहला पद है जो कि आपको दिया हुआ है। d क्या होता है, जो हर एक पद में ऐड होते जाता है उसको d बोलते हैं। अब यहाँ देखिए a कितना है, 175, और ये जो है ये किस है, तीसरा पद है। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, अगर tn हम लोग देखें तो वो फार्मूला कहता है a + n-1 × d। तो n कितना होगा, तीसरा पद है। तीसरा पद क्या हो जाएगा, 3-1 2 × d। तो a + 2d हमको कितना हो गया यहाँ पे, 185। तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड माइनस कर देंगे तो 2d निकल जाएगा 10, d निकल जाएगा 5। अब सिंपली इसको फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। यहाँ n कितना, 151/2। 2a कितना जगह 2, a कितना दिया, 175, 175 + n-1, n कितना होगा, 151 पदों पर, तो n-1 150 × d। अब इसको भाग देना है। भाग तो आप लोग दे ही देंगे, कोई ज़्यादा भारी है नहीं। 151/2 हुआ, 2 × 175 कितना हो जाएगा, 150 150 300, 25 25 50, 350। इसको 15 25 75, इसको ऐड कर देंगे, 1100/2 × 151। 11 से देखिए 11 से गुणा करना बहुत ही सिंपल होता है, तो इसलिए 11 को कहीं छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जहाँ 11 है तुरंत गुणा कर देते हैं। 1 5 1 6, 5 1 6 1 00 0। अब इसको भाग देंगे 2 से, 8 बढ़ जाएगा, फिर 6 है 3। अब देखिए 8 3 केवल एक ही में है, तो वो 8 3 ऑप्शन मार देंगे हम यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए 25% लाभ पर 13 से 25 में बेचा गया। यदि इसे 7 से 42 रुपये में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती है। अब यहाँ देखिए 25% लाभ पर बेचा गया। 25% लाभ मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य का 125% हुआ।
मीन्स अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रैमल का 125 कितना हो गया 1325। अब हमको निकालना है कि जो 742 है वो क्रैमल का कितना होगा। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से करेंगे 1325 इजकल टू 125। यहाँ क्रैमल लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए। तो 742 कितना होगा 125 बटे में 1325 इंटू 742। अब यहाँ देखिए 25 से कट जाएगा, ये भी 25 से कट रहा है, 25 25 125। पहले हम लोग देखते हैं जो कटने वाला हो। अब यहाँ देखिए 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन आपको दिख रहा है अंत में 25 से, यहाँ भी 25 है, दोनों ही 25 से कट जाएगा। तो 25 से हम लोग इसको काट लेंगे क्योंकि ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, यहाँ से 25 बचे 125 7 गया और 25 25 सॉरी 5 और 7 बचा 25 3 75। अब 53 बचा, 53 से इसको हम लोग भाग देंगे क्योंकि 53 किसी कटेगा नहीं, तो इससे ज़रूर ही कटेगा क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी पॉइंट में नहीं है, तो आसानी से इसे कट जाना चाहिए। अब 53 से भाग देंगे, इसमें कितना बार एक बार जाएगा। ठीक है, और फिर भाग देंगे 4 बार, टोटल कितना हो जाएगा 70। 70 कितना क्रैमोल का। तो ये जो 742 है 70% है क्रैमोल का। मतलब क्या है, क्रैमोल से कम में बेच रहे हैं हम। 100% होता है मतलब क्रैमोल पे बेच रहे हैं। अगर 70% है मतलब 30% हम लॉस पे इसको सेंड कर रहे हैं। 30% लगा देंगे आराम से। अगला क्वेश्चन आते हैं। 3 भागीदार हैं ए बी से, 24 कितना है 2,40,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उनको जो लाभ होता है, ए को 15,000, बी को 20,000, सी को 25,000। ए बी और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि में निवेश किया गया होता है। देखिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसमें सबसे आसान जो चीज़ दिया है वर्ष के अंत में दे दिया है। टाइमिंग ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तीनों के लिए सेम है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि टाइमिंग भी डिफरेंस दे देता है कि ए ने 6 साल ए ने 6 महीने, बी ने 8 महीने, सी ने 12 महीने, तो उसमें टाइमिंग भी आ जाता है। तो दो दो कंपोनेंट आ जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग करना होता है। इसका एक सिंपल सा रूल होता है, क्या होता है कि जो टाइम होता है और जो इन्वेस्टमेंट की राशि होती है, मान लीजिए किसी ने 10,000 लगा, किसी ने 20,000, प्रिंसिपल हो जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके प्रोपोर्शनेट में होता है, इनके लाभ के प्रोपोर्शनेट में होता है। जो इनको लाभ या हानि होती है उसके प्रोपोर्शनेट में होता है। तो यही T2 P2 बटा में L2, यही हो जाएगा T3 P3 बटा में L3। L1 L2 L3 क्या है, लाभ है। अब यहाँ पे देखते हैं टाइम तो क्या है, तीनों में सेम हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। उसके बाद देखिए इनको अंत में लाभ कितना मिलता है, 15,000 20,000 25,000। तो यहाँ पर नीचे कितने हो जाएगा 15, क्योंकि 1000 काट ही दीजिएगा, 1000 कोई मतलब नहीं है, सब में कट जाएगा, रेशियो से हमको मतलब है। यहाँ पे यहाँ भी आगे भी कट जाएगा, 5 3 15 पंचों के 20 50 25। ओके, अब ऊपर देखते हैं इनका क्या हो जाएगा P1 P2 और P3। अब यहाँ से हमको P1 P2 P3 का रेशियो मिल गया, कितना 3 4 5। ओके, अब देखो क्या पूछा है इसमें, ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि में निवेश किया गया। ए का कितना है 3, सी का कितना है 5, टोटल कितना हो गया 8। ए और सी के टोटल मिला के ऐसे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 8 और 4 12। अगर 12 24,000 है तो 8 कितना होगा 16,000। देखिए बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। एक धनात्मक n को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 11 बचता है। 26 n को उसी भाजक मतलब क्या हुआ 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। ये तो कुछ करना है नहीं है इसमें, देखिए n कुछ भी हो लेकिन उसमें अगर 26 से मल्टीप्लाई, ये 13 से अगर भाग चला जा रहा है मतलब सब में 13 से भाग चला जाएगा। अगर भाग चला जा रहा है तो शेषफल क्या होगा 0 होगा, सबको पता है। अगर किसी से कोई मल्टीप्लाई है, अगर भाग उसमें हो जा रहा है तो शेषफल कितना होगा 0। 2 अलार्म घड़ियां है, पहला x 44 सेकंड पर बजता है,
दूसरा 120 सेकेंड पे बजता है, ठीक है। यदि वो पहली बार 6 PM पर बजती है तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? देखिए, पहली बार 6 PM पे दोनों बजती हैं, ठीक है। तो जो पहला घड़ी मान लेते हैं वो कितने सेकंड बाद बजेगा? 144। फिर दोबारा 144। और दूसरा जो घड़ी है पहली बार 6 PM पे बजेगा, दूसरी बार कितने बजेगा? 120। तीसरी बार कितने बजेगा? फिर 120। ऐसे ही करते करते आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों मैच हो जाएगा। वो पॉइंट क्या होता है? एलसीएम होता है। क्योंकि एलसीएम में क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले उसमें क्या वर्ड है? लिस्ट। एलसीएम लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में ही कॉमन है, मल्टीपल मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों को क्या होगा? एलसीएम निकाल देंगे, जो भी आएगा बस उतने सेकेंड या उतने मिनट बाद वो बच जाएगा। तो 144 और 120 का अगर एलसीएम निकालें, 144 कितना होता है? 12 × 12। 120 कितना होगा? 12 × 10। इन दोनों में 12 कॉमन है, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है। फिर यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 5। कितना होगा? 12 × 24, 6 × 5 = 23, 24 × 3 = 72। अगर इसको हम लोग, ये सेकेंड हुआ, इसको अगर मिनट में बांधेंगे 6 से 6 कट जाएगा, बचक 72। मतलब 12 मिनट बाद, 6 के बाद, ये 12 मिनट बाद एक दोनों से आपस में फिर से बजेंगे। लेकिन केवल 12 पे ही नहीं बजेंगे। इसमें देखो, पहली बार एक साथ कब बजेगी? वो 12 मिनट पे। लेकिन फिर अगर पूछ देगा दूसरी बार कब बजेगा या तीसरी बार कब बजेगा, तो इसमें क्या करना है? 12 के फिर क्या होगा? 12 मिनट बाद फिर से ये बजेंगे एक साथ, फिर से 12 मिनट बाद एक साथ। अगर दूसरी बार यहाँ पर पूछे तो क्या हो जाएगा? 6:24 हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि एक साथ कब बजेगी पहली बार। अगर दूसरी बार पूछेगा 6:24, तीसरी बार पूछेगा 6:36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 32 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 53.25 है। 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि पहले में 32 विद्यार्थियों का दिया है, 32 का कितना दिया है? 53.25। दूसरे में 16 विद्यार्थियों का दिया है 49.5। अब हमको क्या बोल रहा है? 16 × 32, 16 × 48, टोटल 48 विद्यार्थियों का क्या हमको वेट कितना होगा? ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? पहले 32 दिया है, फिर 16 दिया है, और टोटल विद्यार्थियों का हम लोग को औसत पूछना है। औसत देखिए आराम से निकाल सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और बटे में 48 कर दीजिए, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि हमको इनकी एग्जैक्ट संख्या से नहीं मतलब है, इनके रेशियो से मतलब होता है। ये 32 है, ये 16 है, ये 48 है। इनका रेशियो क्या है? ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको किसी से 32 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है, भागे क्या करना है? 3 करना है। आप अगर वैसे नहीं समझ रहे तो ये ऐसे भी देखिए, यहाँ से अगर 32 गुणे आप 53.25 लिख रहे हैं, फिर यहाँ 16 गुणे 49.5 लिख रहे हैं, यहाँ पे 48 लिख रहे हैं। यहाँ से 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 16 एकम 16 और 16 3। अब देख लीजिए, केवल रेशियो से हमको मतलब है, हमको इस चीज़ से नहीं मतलब कि वो संख्या खुद में कितना है, केवल रेशियो से मतलब होता है। यहाँ से अगर खुद ही रेशियो निकाल दें तो सही है, नहीं तो ऐसे सीधे कर रखेंगे, वहाँ भी रेशियो ही आपको आ जाएगा। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? जब 0.5 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 प्लस, ये तो उतना ही रहेगा, बटे में 3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 5 5 दोनों ऐड हुआ, 1 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये कितना हो जाएगा? 156 बटे में 3, भाग देंगे 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 25 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? साधारण ब्याज में जानते हैं क्या होता है? सेम टाइम में सेम ब्याज मिलता है,
ठीक है, एक साल में अगर 2 गुना हो रहा है, सॉरी एक साल में अगर 1 ब्याज मिल रहा है तो अगले साल भी उसको 1 ब्याज मिलेगा। अब यहाँ देखिए 25 सालों में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाने का मतलब क्या, वो राशि टोटल मतलब जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो जा रही है। तो 3 टाइम्स होने का मतलब क्या हुआ, इसमें प्रिंसिपल भी है अब प्लस इंटरेस्ट भी है, लेकिन हमको केवल इंटरेस्ट से मतलब है, क्योंकि जो एसआई होता है उसमें इंटरेस्ट सेम टाइम में सेम मिलता है। तो बस ये हमको निकालना कि इंटरेस्ट इसमें कितना, इसमें 3 गुना हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट कितना है, 2 गुना आपका इंटरेस्ट है, तो 25 वर्ष में 2 गुना, तो आपको 75 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ 3 टाइम्स हुआ तो यहाँ भी 3 टाइम्स हुआ तो 6 हो जाएगा, मतलब 6 गुना इंटरेस्ट मिलेगा। तो खुद का कितना हो जाएगा, क्योंकि एक जो हम लोग छोड़ दिए थे वो भी तो ऐड होगा जो प्रिंसिपल था, तो खुद का कितना हो जाएगा 7 गुना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा नीचे ऑप्शन था 7 गुना। ठीक है।